फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है 2009 का जो है बीपीएससी का सेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी 2009 में जो प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी में, तो हम लोग उसको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका पार्ट 1 50 प्रश्न लिए गए थे दोस्तों, वह अपलोड है। पार्ट 2 जिसमें फिर से 50 प्रश्न लिए गए थे, वह भी अपलोड है। तो आप लोग जो भी दोस्त नए हैं, जो भी फ्रेंड्स नए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इसका पार्ट 1 और इसका पार्ट 2 ज़रूर देखें। इसके अलावा भी जो है मैं इस चैनल पर दोस्तों आपको बहुत सारे जो है बीपीएससी से संबंधित जो है वीडियो आपका अपलोड है, तो आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है बिना वक्त गवाए जो है हम लोग इस यानी ये जो पार्ट 3 है उसके पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि शक्ति स्थल संबंधित है। तो शक्ति स्थल किससे संबंधित है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है कि महात्मा गांधी से संबंधित है कि लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है या इंदिरा गांधी से संबंधित है? तो बात करें दोस्तों सही जवाब की, तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। यानी शक्ति स्थल किससे संबंधित है? तो इंदिरा गांधी जी से शक्ति स्थल संबंधित है। दोस्तों, इनके शासन काल में ही जो है 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन हम लोग जिसको मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। तो इस संविधान संशोधन में दोस्तों इतने ज़्यादा संशोधन किए गए इनके द्वारा, यानी अपनी सरकार के अकॉर्डिंग, इनकी सरकार की सुविधा के अनुसार इन्होंने इतने ज़्यादा चेंजेस किए संविधान में कि इसको मिनी संविधान संशोधन किया कहा गया। यहाँ तक कि यानी यह संशोधन इस हद तक था कि जो राष्ट्रपति की जो शक्ति है उसको भी जो है यानी कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। तो इन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारे संशोधन किए 1976 में, जिसे 42वां संविधान संशोधन कहिए या मिनी संविधान संशोधन कहिए। तो ये बहुत शक्तिशाली महिला थी दोस्तों। तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि शक्ति स्थल किससे संबंधित है? तो इंदिरा गांधी से संबंधित। अब आप खुद सोचिए कि ये शक्तिशाली नहीं थी तो संविधान में इतने सारे संशोधन कैसे की? तो इसलिए इसको इस अर्थ में आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि आर्थिक अंतःस्तरीय सुविधाएं कौन नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं? रास्ता नहीं है कि शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है कि बिजली कि हवाई अड्डा? तो बात करें दोस्तों अंतःस्तरीय सुविधाएं की, तो शिक्षा और स्वास्थ्य भी जो है ये सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं। बिजली और हवाई अड्डा भी जो है अंतःस्तरीय सुविधाओं के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये जो रास्ता है दोस्तों, यह जो है आपका अंतःस्तरीय जो है सुविधाएं उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 2002 से 2007 ईस्वी, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या है? 2002 से 2007 तक जो है इसकी अवधि थी। दोस्तों, ये जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है 31 मार्च 2007 को जो है समाप्त हो गई। और इस योजना में जो है 7.80% जो है आपका यानी औसत सालाना वृद्धि दर जो है प्राप्त की गई। जो अब तक की अगर बात करें हम लोग जितनी भी योजनाएं लागू की गई, तो यह दर जो है सबसे अधिक यानी सर्वोच्च दर रही। तो आपका 2002 से 2007 तक जो है यह 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला प्रश्न है हमारा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है गरीबी निवारण के लिए किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कि आई.के. गुजराल ने कि मोरारजी देसाई ने कि इंदिरा गांधी ने? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, इन्होंने गरीबी निवारण के लिए जो है बहुत सारी योजनाएं यानी बहुत सारे प्रयास किए। गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो इन्होंने प्रयास किए तो उस पर तो बहुत ज़्यादा जो है विवाद भी हुआ था दोस्तों। तो ये दो मुख्य कार्य उनके कार्यकाल से संबंधित है। एक आपका गरीबी निवारण और एक जनसंख्या वृद्धि में कंट्रोल करने का प्रयास।
चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि IPC का अर्थ है तो क्या है दोस्तों, इंडियन पेट्रोलियम कोड की, इंडियन पैनल कोड की, इंडियन प्रोपराइटरशिप या इंडियन पार्ट कोड। तो दोस्तों इंडियन पैनल कोड यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यह जो है दोस्तों हमारी न्याय पालिका से संबंधित है, यानी न्याय व्यवस्था से, भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित है इंडियन पैनल कोड। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जिला ग्राहक संस्थान कितने रुपए मुकदमा का व्यवहार करते हैं। तो कितने रुपए का मुकदमा का व्यवहार कर सकते हैं दोस्तों जो ग्राहक संस्थान है। तो बात करें सही उत्तर की तो आपका 10 लाख रुपए तक के जो है या यानी मुकदमा जो है कर सकती है जिला ग्राहक संस्थान में, आप 10 लाख तक का मुकदमा कर सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के किस अर्थशास्त्री ने नोबेल पुरस्कार जीता है। तो भारत के किस अर्थशास्त्री ने नोबेल पुरस्कार जीता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर अमर्त्य सेन। और यह आंसर तो लगभग सबको पता होगा दोस्तों कि अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बात करें नोबेल पुरस्कार की तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। और यह जो अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में जो दिया जाता है, जो कि कौन थे दोस्तों, स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिहार में कौन सी नदी बहती है। तो सबको पता होगा दोस्तों गंगा जो है बिहार से होकर के गुजरती है, यमुना, महानदी, कावेरी ये सब बिहार में नहीं बहती है, बल्कि गंगा जो है हमारे बिहार में बहती है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और यह जो कहाँ दोस्तों बिहार में प्रवेश करती है, तो बक्सर ज़िले में जो है उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है। तो कई बार जो है प्रवेश का स्थान भी पूछा जाता है। बिहार राज्य सुप्रसिद्ध है, तो किस लिए सुप्रसिद्ध है दोस्तों, धोखा के लिए कि ज़्यादा खर्च करने के लिए कि लोभी प्रजा के लिए कि सरलता के लिए। तो दोस्तों बिहार राज्य जो है आपका सरलता के लिए प्रसिद्ध है, यानी बिहारी जो है सरलता के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, अपनी सादगी और सरलता के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आज भी जो है बिहार की खासियत जो जॉइंट फैमिली जो है वो आप बिहार में ही देखोगे तो लगभग जो है आपका ऑल ओवर इंडिया से जो है जॉइंट फैमिली की संख्या बहुत कम मिलेगी अगर सर्वे किया जाए। बट बिहार में अभी भी आपको बहुत ऐसे परिवार होंगे जहाँ पे जॉइंट फैमिली अभी भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यह सादगी और सरलता की ही जो है निशानी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि टिस्को प्लांट झारखंड में नज़दीक है। तो टिस्को प्लांट झारखंड में कहाँ नज़दीक है दोस्तों, तो टाटानगर। तो टिस्को प्लांट टाटानगर में स्थित है। बात करें इसकी स्थापना की तो दोस्तों तो 1907 में इसकी स्थापना हुई थी और जमशेद जी टाटा इनके द्वारा जो है इसका जो है निर्माण किया गया था, इस कंपनी का, इस फैक्ट्री का। तो इसीलिए जो उस नगर का नाम भी क्या है दोस्तों, उस नगर का नाम टाटानगर भी है और जमशेदपुर भी है, जमशेदपुर। तो आप इसको भी अतिरिक्त रूप में याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बिहार में कोयले की खानें लगी हुई है। तो बिहार में कोयले की खानें कहाँ लगी हुई दोस्तों, तो झरिया में जो है बिहार में कोयले की खानें लगी हुई। बट अभी ये झरिया कहाँ है दोस्तों, तो अभी जो है यह झरिया झारखंड में है। तो यानी कि उस समय तो यह 2009 का यानी 2009 से पहले दोस्तों यानी 2002 में जो है 2000 में जो है आपका 15 नवंबर 2000 को जो है क्या हुआ, बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो बिहार की जो कोयले की अधिकतर खानें थी तो वह कहाँ चली गई दोस्तों, झारखंड में चली गई। अगला प्रश्न हमारा कि BEB का अर्थ है। तो BEB का क्या अर्थ है दोस्तों, तो BEB का अर्थ है बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है दोस्तों बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी है।
और बिहार की जो ये दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय है दोस्तों, तो यह विश्व का जो है सबसे पुराना और सबसे विख्यात जो है यूनिवर्सिटी इसको कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ से जो है यहाँ सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो है छात्र शिक्षा ग्रहण के लिए आते थे। विशेष करके जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी के लिए जो यहाँ विदेशी छात्र आते थे, जैसे हिंसांग हो गए, ये सब क्या हुआ दोस्तों, ये सब जो है बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय ही आए थे। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन से राज्य से ज़्यादा संख्या में IAS अधिकारी आते हैं। तो दोस्तों बिहार, ओनली वन बिहार है दोस्तों हमारा। यह गौरव की बात है दोस्तों कि हमेशा जो है हर साल जो है आपको बिहार जो है IAS ऑफिसर देते हैं। यानी UPSC की बात करें दोस्तों तो हमेशा बिहार जो है बिहार से जो छात्र होते हैं वह ज़्यादा जाते हैं। यानी बिहार के लोग जो है सिर्फ सरल और सादगी वाले नहीं होते बल्कि ब्रिलियंट भी होते। अभी जो UPSC हुआ है दोस्तों, उस UPSC में भी जो टॉप 10 की हम लोग बात करें तो 3 जो है बिहार के टॉप 10 में आए हैं। और फर्स्ट रैंकर शुभम कुमार को तो आप लोग सब जान ही रहे होंगे। ऑल इंडिया में जो है अभी इनका जो है बोलबाला चल रहा है। हर चैनल, हर पेज पे जो है इनका नाम, इनकी फ़ोटो और इनके बारे में जो जानकारी दी हुई है। तो यह भी कहाँ के हैं, यानी फर्स्ट रैंक होल्डर भी कहाँ है शुभम कुमार, तो हमारे बिहार का ही है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सरकार की ओर से नीचे में से एक जाति को धार्मिक यात्रा के लिए सब्सिडी मिलती है। तो किसको मिलती है दोस्तों, तो मुसलमानों को मिलती है धार्मिक यात्रा। ये लोग जो हज की यात्रा करते हैं, मक्का मदीना जो जाते हैं, तो सरकार के द्वारा जो है यह जो है आपको सब्सिडी दी जाती है। तो किसको दी जाती है, तो मुसलमानों को दी जाती है। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा विख्यात है। तो दोस्तों चौरी चौरा तो है स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत के लिए जो है यह विख्यात है। और यह चौरी चौरा कहाँ है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर में यह स्थित है। और यहाँ जो दोस्तों 5 फरवरी 1922 को क्या किया लोगों ने, यानी उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी के द्वारा। तो यहाँ उग्र भीड़ ने क्या किया कि 5 फरवरी 1922 को एक पुलिस स्टेशन को, यानी चौरी चौरा जो नामक जगह थी, वहाँ जो है भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। और वहाँ जो है दोस्तों 22 जवान मर गए थे। यानी 22 जवान जो है उस पुलिस चौकी में जल करके मर गए। तो इस चूँकि गांधी जी जो थे अहिंसा के पुजारी थे, तो उन्होंने यह हिंसा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को इस घटना के बाद जो है यानी स्थगित कर दिया। तो यह चौरी चौरा की घटना के कारण ही जो असहयोग आंदोलन क्या किया गया दोस्तों, महात्मा गांधी जी के द्वारा बंद कर दिया गया, यानी स्थगित कर दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर बिहार विख्यात है। तो दोस्तों किसके लिए विख्यात है, कृषि समृद्धि के लिए कि भारी उद्योग के लिए कि बाढ़ग्रस्त के लिए कि अकालग्रस्त के लिए। तो दोस्तों बाढ़ग्रस्त के लिए जो है आपका जो है यानी उत्तर बिहार विख्यात है। दोस्तों नेपाल से कोसी नदी आती है और ये कोसी नदी जो है हर साल जो है दोस्तों बहुत तबाही मचाती है। इसका तबाही का एक रीज़न ये भी है दोस्तों कि इसकी जो है स्थिति फिक्स नहीं होती, यानी ये किस दिशा से आएगी, किस एरिया को कवर करेगी, इसका कुछ फिक्सेशन नहीं होता है। तो इस वजह से इसकी तैयारी, यानी इसको रोकने की या इससे बचने की तैयारी लोग कर नहीं पाते। तो इसलिए हर साल जो है यह अपने प्रवाह क्षेत्र की अस्थिरता के कारण जो है हर साल यह बिहार में तबाही लाती है। तो इस वजह से जो है कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और हमारे सरकारों की निष्क्रियता है दोस्तों कि इतनी तबाही मचाने के बाद भी अब तक की कोई भी सरकार इस पर ठोस कदम नहीं उठा सकी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो इटली का राष्ट्रीय चिन्ह पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आपका सफ़ेद लिली जो है इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो दोस्तों इंटरनेशनल न्यूज़ को भी आप याद रखिए, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड पॉलिटी BPSC किसी को भी नहीं छोड़ता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को। तो आप ऑल ओवर जो है
आप यानी मास्टर होने चाहिए हर चीज़ में। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये जो 2 प्रश्न हैं 19 और 20 का जो है, इसमें आपका यानी कूट वाला प्रश्न है, बट इसमें ऑप्शन ही दिया हुआ नहीं है, तो इसको पढ़ के भी हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको आगे बढ़ा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो बम्बई में हुए 1904 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1904 ईस्वी में कांग्रेस की जो अधिवेशन हुई थी दोस्तों मुंबई में, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो आपका सर हेनरी कॉटन ने, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यह कांग्रेस की कौन सी अधिवेशन थी दोस्तों? तो 20वीं यानी 20वां अधिवेशन था यह। 1885 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस की। तो और आपका 1904 में जो है पूछा जा रहा है, तो ये 20वां अधिवेशन हो जाता है आपका कांग्रेस का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून वर्ष में पारित यानी पास किया गया। किस वर्ष में पास किया गया यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा 1930 में। तो यह जो है शारदा एक्ट 1929 में दोस्तों पेश किया गया, यानी 1929 में तो यह पेश किया गया, लेकिन पास कब किया गया? तो 1930 में। और किसके अध्यक्षता में दोस्तों? तो हरविलास शारदा के प्रयासों से जो है यह एक्ट, हरविलास शारदा, तो इनका सरनेम शारदा था, तो इसलिए इस एक्ट को शारदा एक्ट कहा गया दोस्तों। तो उनके प्रयासों से जो है 1929 में यह कानून लाया गया और 30 में जो है पास किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया दोस्तों कि 14 साल लड़कियों की शादी की उम्र रखा गया और 18 साल जो है लड़कों की शादी की, यानी न्यूनतम आयु लड़कियों की 14 और लड़कों की 18 साल तय की गई। तो इसके पहले क्या होता था दोस्तों, बाल विवाह बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, तो इस वजह से है जो यह कानून उनके प्रयासों से लाई गई। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने मैजनी व गैरी बॉल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की? तो किसके द्वारा यह कार्य किया गया दोस्तों? तो जो है आपका स्वतंत्र वीर सावरकर के द्वारा जो है आपका मैजनी और गैरीबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिख करके जो है जनमानस में चेतना उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। और इनके द्वारा है जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, तो इन्होंने क्या कहा कि इस विद्रोह को इन्होंने भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। यानी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? 1857 के जो विद्रोह को, तो आपको वीर सावरकर ने। तो यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि 1906 ईस्वी में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक जो है का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इनकी जो है इनका उपन्यास था दोस्तों आनंद मठ। तो आनंद मठ से ही जो है आपका वंदे मातरम को लिया गया है दोस्तों। तो यह जो है आपका ए ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को जो है हम लोगों यानी वंदे मातरम को क्या किया गया दोस्तों? स्वीकार किया गया। और इसे सर्वप्रथम अगर बात करें इसे गाने की दोस्तों, तो आपका 1896 में जो है दोस्तों इसे प्रथम बार जो है कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें जो है इसको प्रथम बार गाया गया था। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तत्व बोधिनी समाज की स्थापना किसने की? तो तत्व बोधिनी समाज की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है की गई थी दोस्तों। तो आपका डी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सुभाष चंद्र बोस, यानी जो है आपको डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो
स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कह करके इन्होंने ही यानी सुभाष चंद्र बोस ने ही जो है उनको संबोधित कहा था। और स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों 1893 ईस्वी में शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था तो उसको संबोधित किया था। तो इनके भाषण और इनके बोलने की शैली, इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था दोस्तों वहाँ। तो इनकी भाषण और इनके बोलने की शैली और इनके विचारों से जो है जो वहाँ पर जो उपस्थित लोग थे सिर्फ वही प्रभावित नहीं हुए, बल्कि जहाँ जितने भी पत्रकार लोग थे वहाँ मौजूद थे तो अलग अलग देशों में भी उनकी इस यानी इनकी बड़ाई, इनकी जो है इनके बारे में अच्छा लिखा गया, इनके प्रतिभा को सम्मान दिया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जन जागरण मंच की स्थापना मई 1937 में कहाँ की गई? तो कहाँ की गई दोस्तों? तो बड़ौदा में जो है जन जागरण मंच की स्थापना 1937 में की गई। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और बंगाल गजट जो बहुत जो है प्रमुख जो है यानी समाचार पत्र था दोस्तों, तो उसको जो है जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा जो है लिखा गया था। तो आपका इसका जवाब सी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी को जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है वन मैन बाउंड्री कह के संबोधित किया था। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और अंतिम वायसराय थे। तो यह भी याद रखिएगा, यानी स्वतंत्र भारत के क्या हुए? प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय हुए। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहाँ बनी? तो कहाँ बनी दोस्तों? आपका बलिया में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुई थी दोस्तों, तो इसके समानांतर बलिया में जो है सरकार बनी थी। अगला प्रश्न है हमारा कि गया षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था दोस्तों गया षड्यंत्र केस? तो यह जो है आपका जनवरी 1933 में हुआ था। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग निकलने वाले केवल 3 राष्ट्रीय नेताओं के नाम बताएं। तो दोस्तों योगेंद्र शुक्ल, जयप्रकाश नारायण और गुलाबी सोनार जो है ये 3 नेता थे जो 1942 को जो है हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। और 1942 में क्या होता है दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू किया गया था। 1930 ईस्वी में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, सर अली इमाम, यानी सर अली इमाम के द्वारा जो है पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता की गई थी। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्री बिरसा डैश का निवासी था? तो कहाँ का दोस्तों? तो तमार का निवासी था बिरसा मुंडा। तो इनके द्वारा जो है झारखंड के तमार में जो है विद्रोह किया गया दोस्तों अंग्रेज़ों के खिलाफ, और यह विद्रोह जो है बहुत कारगर हुआ, किंतु अंत में जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो यह झारखंड का क्षेत्र है जो उस समय कहाँ था दोस्तों? बिहार में ही स्थित था। 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की? तो यह किसके द्वारा स्थापित की गई दोस्तों? तो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा है, यानी सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा जो है अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 1942 से 43 की क्रांति के संदर्भ में 11 अगस्त का सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पटना में जो है यह गोलीकांड हुआ था। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो
इसके प्रमुख अभियुक्त की बात करें दोस्तों तो प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस जो है इसके प्रमुख अभियुक्त। और ये जो है दोनों पकड़े गए दोस्तों, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने क्या की, आत्महत्या कर ली दोस्तों, और जो है खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिया दोस्तों, तो मुस्लिम लीग ने उस दिवस को क्या किया, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर आज़ाद किस प्रांत में पैदा हुए थे? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हुए थे, और 23 जुलाई 1906 को जो है इनका जन्म हुआ था भाभरा गांव। तो कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। उनके पिता कौन थे? सीताराम तिवारी। तो उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी थे दोस्त। और ये जो है सीताराम तिवारी यानी उस गांव में, भाभरा गांव में जो है बहुत अकाल पड़ा। तो ये लोग जो है ये लोग जो बदर गांव में पहले रहते थे, तो वहाँ भीषण अकाल पड़ा, तो ये लोग भाभरा गांव आ गए, यानी वहाँ छोड़ करके, बदर गांव को छोड़ करके जो है भाभरा गांव आ गए। तो ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये दोनों ही जगह आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इनका जन्म कब हुआ? तो 1906 में। तो यह भी याद रखिए। अगला प्रश्न है कि किसने 16 अक्टूबर 1905 को जो है राखी दिवस मनाने का आह्वान किया? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है 1905 को जो है राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया, क्योंकि दोस्तों 1905 को ही जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या किया गया दोस्तों? बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में क्या किया गया दोस्तों कि पूर्वी बंगाल में जो है मुस्लिमों की आबादी अधिक थी और पश्चिमी में हिंदुओं की। तो पूर्वी बंगाल में क्या हुआ कि जो मुस्लिम की आबादी अधिक थी, तो यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, और पश्चिमी बंगाल में चूँकि हिंदुओं की संख्या अधिक थी, तो मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए। तो ये फूट डालो राज करो की नीति थी दोस्तों कर्जन की। तो उसके तहत उसने क्या किया, 1905 में बंगाल का विभाजन किया, और प्रशासनिक असमर्थता का जो है यानी हवाला दिया, और बंगाल का विभाजन किया। किंतु इसका इतना विरोध हुआ यानी लोगों ने, खास करके रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है जनमानस में इसको राखी दिवस के रूप में मनाने का जो है निर्णय लिया, और इस दिन को शोक दिवस के रूप में भी मनाया। लोगों के चूल्हे यानी घरों के चूल्हे नहीं जले, लोगों ने खाना नहीं खाया, और इस तरह से सरकार का विद्रोह किया। लास्ट में दोस्तों 1911 में जो है फिर बंगाल के विभाजन को जो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। यानी कर्जन तो 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिए, यानी इसके शासन में बंगाल का विभाजन हुआ, और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के नेतृत्व में जो है इस बंगाल का विभाजन को जो है रद्द किया गया। दोस्तों इसके बाद जो है मैथ्स का प्रश्न आ रहा है, तो ये जो है आप लोग हल कर लेना, मैं सिर्फ आंसर बता देती हूँ। तो 141 का जो है, क्योंकि इस पर मैं हल नहीं करवा पाऊँगी, तो आपका 141 का हो जाएगा। उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों, और दूसरा आपका 142 का हो जाएगा। यानी मैं सिर्फ उत्तर बता रही हूँ, आप लोग जो प्रश्न है सामने तो आप लोग हल कर लीजिएगा। तो बी का जो है आपका हो जाएगा 142 का हो जाएगा आपका डी, यानी इनमें से कोई नहीं। 143 का हो जाएगा आपका सी, यानी 0। 144 का बात करें तो हम लोग 44 का दोस्तों आंसर जो है स्टार में दिया हुआ है, तो आप लोग हल कर लेना इसका आंसर क्या होगा। 145 का जो है आपका दिया हुआ है बी, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 146 का अगर हम लोग बात करें तो इसका भी बी आंसर हो जाएगा। 147 की अगर हम लोग बात करें तो 147 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 148 की अगर हम लोग बात करें तो 148 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 49 की हम लोग बात करें
तो 49 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए। और अंतिम प्रश्न है आपका 50, तो 50 का जो है हो जाएगा आपका सी, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का। तो दोस्तों कैसे लगे प्रश्न? अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो जो है आपको बीपीएससी तक मैं जो पूरा सेट है, जो सेट है दोस्तों आपका यानी 1900 जो है आपका 92 से लेकर के यानी 1992 से जो है 1918 तक का जो यह सेट है, तो मैं पूरा सेट आप लोगों को करवाऊंगी। तो आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए वीडियो को, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए।